अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हर जाविये से मैं हूँ आपकी मेज़बान शीरीन ज़ुल्फ़कार। नाज़रीन, मुल्क में ना बिजली है, ना गैस है, आटा नायाब है, गरीब दो की रोटी के लिए परेशान है। लेकिन हुकूमत की इस वक्त जो तरजीह है वो इमरान खान के बयानात के जवाबात देना है। ये जो सियासी महाज आराई है ये कितनी हद तक इस वक्त मुल्क के लिए नुकसानदेह है, ख़ास तौर पर मुल्क की मौशी सूरत हाल को देखते हुए आज प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि इस पर बड़ा ही इन डेप्थ एनालिसिस अपने मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट की जानिब से शामिल कर सके। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में बात होगी IMF की डिमांड्स की कि हुकूमत मिनी बजट लाने को तैयार हो गई है। क्या मरीम नवाज मजीद बोझ के साथ इंतखाबी मुहिम में उतरेंगी? क्या स्ट्रैटेजी इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जानिब से अपनाई जाएगी? प्रोग्राम के तीसरे और लास्ट सेगमेंट में बात करेंगे कि PDM की तजवीज़ पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट का ये जो ऐलान है, ये फैसला दुरुस्त है या नहीं? मैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान का तारुफ करवाना पसंद करूंगी। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सजाद मीर साहब हैं। सर, वेलकम टू द शो। सना मिर्ज़ा साहबा ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सना वक्त देने के लिए। अंबर शमसी साहबा का साथ हासिल होगा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस अंबर। और साथ हासिल होगा डॉक्टर इरफान अशरफ साहब का। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सजाद मीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगी। सर, इस वक्त ये जो सियासी महाज आ रही है सर, जैसे ये कहना कि मुल्की मफाद में किस हद तक ये है या नहीं, इससे बेहतर है इससे ये तसव्वुर करना कि मुल्क के लिए इस वक्त कितनी नुकसानदेह है। क्या कमेंट करेंगे सर, इस वक्त क्या तरजीह है हुकूमत की? जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है और इसमें कोई इख्तलाफ भी नहीं है कि इस वक़्त जो महाज़ आई है सियासी, वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। हम्म। ना मुल्क की मईशत के लिए, ना मुल्क की सलामती के लिए और ना मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए। सियासी इस्तेहकाम तो फिर ही आता है ना जी कि जब सियासी पार्टियाँ, सियासी लोग आपस में बातचीत करें, मुज़ाकरात करें, मिल बैठें और उनके मसले का हल तलाश करें। एक-दूसरे से इख्तलाफ करें, लेकिन इख्तलाफ का मतलब ये नहीं होता कि एक-दूसरे से दुश्मनी करें। दुश्मनी भी नहीं, इस हद तक कि एक दूसरे को गद्दार समझें या एक दूसरे को इस हैसियत से समझें कि उनसे हाथ मिलाना भी जो गोया नाजायज सब्र किया जाए। ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अगर हम सवाल ये करते हैं क्या हुकूमत की तरजीह ये होनी चाहिए कि वो अपनी मामलात को, लोगों को, महंगाई को और दूसरे मामलात को तय करे या कि इमरान खान का जवाब दे, तो इस सवाल को रिफ्रेम भी किया जा सकता है। क्या इमरान का काम यही है कि वो हुकूमत के लिए मसाइल पैदा करता रहे, वो सियासत में सिर्फ ये बात करता रहे कि इलेक्शन कराओ क्योंकि मैंने इक़्तिदार में आना है, क्योंकि मैंने इक़्तिदार में आना, वो नहीं कहती ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन उनकी बातों से यही मुतरशा होता है। यहाँ ये होता हो सकता है कि वो सारी जंग इसलिए लड़ रहे हैं, जैसा कि मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पर इक़्तिदार से ज़्यादा उनकी नज़र में इस बात की अहमियत है कि ना वो जेल जाना चाहते हैं, ना नाअहल होना चाहते हैं। हम्म। वो उन्होंने उस तरीके के साथ अपनी हिकमत अमली तय कर रखी है और असेंबलियों से निकलने के बाद, यानी सूबाई नहीं, कौमी असेंबली से निकलने के बाद उन्होंने जो भी हिकमत अमली इख्तियार की, वो बूमरैंग की और उन्होंने कहा मैं यू टर्न अगर की हमायत में मेरे ख्याल में आज तक किसी सियासतदान ने बयान नहीं दिया होगा। जहाँ एक सियासतदान ने कहा था जिसका नाम जरदारी है कि माहिदा मरी को से इनकार कर दिया जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल करने से और कहा कि माहिदे क्या कोई हदीस होते हैं? तो इस तरह की बात हमारे यहाँ सियासत में होती तो रही है, लेकिन उसका एतराफ़ नहीं किया जाता रहा है। इमरान पब्लिकली अपनी अपने जो मौक़िफ़ होता है उसको बदलते भी हैं और हुकूमत के लिए मुसलसल दबाव डाल रहे हैं, प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। मैं सड़कों पे निकल आऊँगा, मैं दोबारा निकल आऊँगा, मैं तहरीक चलाऊँगा, मैं महँगाई ख़त्म करो मुहिम चलाऊँगा, मैं वोट को इज़्ज़त, पता नहीं क्या-क्या वो रोज़ मुहिम का अपना नया नाम रखते हैं। पहले आज़ादी मार्च करूँगा, ये क्या करूँगा। ये सारी बातें वो जो करते हैं, ये भी तो कोई ऐसी बात नहीं जिसको मुस्तासन करार दिया जा सके। वो भी तो कोई वो इक़दाम कर सकते हैं, जिससे हमारी मईशत संभल सके, जिससे हमारे सियासी इस्तेहकाम आ सके। इस तरह आप यही बात हुकूमत के बारे में कह सकते हैं और कहने में कोई यानी कि कहा जाता है, बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन हुकूमत के पास शायद जवाब ये है कि हम इसी काम में तो लगे हुए हैं। हम इस वक़्त कर क्या रहे हैं? IMF के साथ जो हम अपनी अपनी पॉलिटिकल कैपिटल है, उसको लूज़ कर रहे हैं, सिर्फ़ इसलिए कि IMF के साथ बात हो जाए और अब तमाम मईशतदान पाकिस्तान के और तमाम लोग जो हैं इस बात पर एग्री करते हैं कि IMF में जाने के बगैर हम मुल्क में ना मईशत को ठीक कर सकते हैं, ना महंगाई जो आएगी ठीक है। उसको लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट मिडिल टर्म में उसको रोक सकते हैं। एक ही एब्सोल्युटली। तरीका है कि हम IMF का साथ माहिदा जो है कम से कम शराइत पर तय करें और कम सही। से कम शराइत, कभी अब वक्त नहीं रहा। अब तो ये है कि उन्होंने बिल पेश करना चाहा था। हम्म। सदर साहब ने कह दिया कि बिल की बजाय आप मिनी बजट अब तो लाएँ, हमारे लिए ताकि ऑप्शन ये कोई नहीं है, बात जो है शराइत मजीद पार्लियामेंट में सख्त कर तय दी हो। गई हैं, तो ये बिल्कुल। सारी सूरत हाल आपके सामने है।
एब्सोल्युटली सजाद मीर साहब, आपका पॉइंट आ गया है। सना मिर्जा साहब, ये तो महंगाई के खिलाफ आई हुई हुकूमत है, इनका तो तरजीहात तो ये थी कि आवाम को रिलीफ देना है, लेकिन तरजीहात अब कुछ बदलती हुई नजर आ रही हैं सना। देखिए, मुझे लगता है कि अगर कोई ये कहता था कि महँगाई के खिलाफ या अवाम के मसाइल के हल के लिए ये हुकूमत आई थी, तो ये सरासर गलत बात है। क्योंकि हकीकत सब जानते हैं कि ये हुकूमत लाई क्यों गई, इसके पीछे क्या मदरजात थे और असल जो रीज़न था इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का इकट्ठा होना, वो क्या था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो गलत किया 3.5 साल, वो अपनी जगह, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत के भी अपने मफादात थे। इनकी नज़र में अगला आने वाला इलेक्शन था और ऑब्वियसली नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी थी, जो कि सबसे बड़ा टास्क था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्मी चीफ के हवाले से भी जो मुबैना गुफ्तगू कही जा रही है एक सहाफ़ी की तरफ से, क्योंकि आर्मी चीफ खुद भी इमरान खान साहब को एक खतरा समझते थे, जिसकी बाद में उन्होंने तशरीह भी की है कि उनका ये मकसद नहीं था जो उन्होंने अपने उस आर्टिकल में बयान किया। तो फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि खान साहब की तरफ से भी बड़े गलत फैसले किए गए। जब खान साहब को ये पता चला कि उनकी हुकूमत जाने वाली है, तो उन्होंने पेट्रोल के ऊपर 10 रुपए कम कर दिए। उन्होंने आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट्स तय किए थे, जो पॉइंट्स तय किए थे, जो 7वें या 8वें राउंड के मंदरजात थे, उसके ऊपर से इन्हिराफ किया। उनकी तरफ से जो शौकत तरीन साहब उस वक्त के साबका वजीर खजाना थे, उन्होंने दोनों सूबों के वज़ीर खजाना को जो ऑडियो कॉल की, जो कि लीक हुई है, जिसके ऊपर अब इंक्वायरी भी होने वाली है और उनको इस हवाले से हो सकता है कि मुमकिना तौर पर अरेस्ट भी किया जाए। उसपे बड़ा वाज़ेह तौर पर ये महसूस होता है, अगर तो वो ऑडियो लीक दुरुस्त है, कि वो नहीं चाहते थे कि आईएमएफ के साथ जो डील है वो सक्सेसफुल हो और आने वाली जो हुकूमत थी, जो कि नून लीग की थी, उनके लिए मसाइल खड़े हों। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो सियासी जमातें हैं, वो तमाम की तमाम जो है वो सिर्फ अपनी सियासत कर रही हैं और ऑब्वियसली अपनी स्टेक्स को बचाने की सियासत कर रही हैं। अगर अवाम के हवाले से कुछ बेहतर करना होता, तो मेरा ख्याल है कि हमें आईएमएफ के पास जाने की जरूरत ना पड़ती। और ये हम अभी नहीं कहते, ये हम उस वक्त कहते जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी और असद उमर साहब वजीर खजाना थे। उस वक्त ऐसे स्टेप्स लिए जाते, पाकिस्तान उस वक्त दोस्त ममालिक से बातचीत करता, हमारे पास सी पैक और इस किस्म की दूसरे इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनके ऊपर हम फर्दर काम कर सकते थे। जो आज हम सऊदी अरब से बात कर रहे हैं कि आप स्टील मिल पाकिस्तान में लगाएं, 10 माह पुराना प्रोजेक्ट है। इस किस्म के और दीगर प्रोजेक्ट्स पे हम अपने पड़ोसी या दोस्त ममालिक को इन्वॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने वो रास्ता चुना जिसमें हम गुलामी की जंजीरें गले में डाल लें और आईएमएफ के सामने घुटनों पर बैठ जाए, और हमने वही किया। लेकिन वो करते करते भी हमने अपनी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया और उसकी वजह से हमने मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ फेजेस में डिले किया, और उन डिले की वजह से नुकसानात ये हुए कि आईएमएफ का पाकिस्तान पर से एतमाद उठ गया और आईएमएफ अब उस पॉइंट पर चला गया कि अब वो किसी भी चीज के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज का बोर्ड लगा चुका है। डार साहब अब जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है पिछले कई दिहाइयों का सख्त तरीन एग्रीमेंट है, और उनकी ये बात एक हद तक दुरुस्त भी है कि ये जो कुछ किया गया या इस एग्रीमेंट में जो कुछ मदरजात थे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर गई थी और उसी एग्रीमेंट को अब हतमी शक्ल दी जा रही है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उसमें कुछ शराइत मजीद भी सख्त की गई है, क्योंकि पाकिस्तान में डार साहब की भी वजीर खजाना बनने के बाद हमने 2 माह मेरा ख्याल है इस्तिखारा किया या सोच विचार किया कि आया हमें ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। हमने 2-4 धमकियां दी आईएमएफ को, उसके बाद हमें रियलाइज हुआ कि नहीं जी, हमारा तो और कोई हल नहीं है, हमें जाना आईएमएफ के पास ही है। तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो अपने अपने गेम प्लान के अंदर खेल रही है और उनका इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आवाम के साथ क्या होता है। आप ये देखेंगे कि अगले 3 माह में हमारा ना सिर्फ बिजली का रेट बढ़ेगा, हमारा डीजल का रेट बढ़ेगा, हमारी महंगाई में ठीक। इजाफा होगा, सही। बल्कि 170 अरब रुपए के टैक्सेस बढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हाँ, सियासी एब्सोल्युटली। जमातें अपना गेम कर रही हैं जो कि कुर्सी के गिर्द घूमता है। अनफॉर्चुनेटली सना, बिल्कुल तो तरजीह अवाम नहीं है। अंबर शम्स, योर पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज। जी, मैं कहूँगी कि इसमें जो बाकी जो पैनलिस्ट हैं उनकी राय में बिल्कुल से इत्तेफ़ाक भी करती हूँ, लेकिन मैं इसमें जो एक और पॉइंट जो हम मिस कर रहे हैं कि अगर हम सियासत इस नहज पे पहुँच गई है कि पावर पॉलिटिक्स की वजह से अवाम जो है पिस रही है, तो वो सियासतदानों या सियासी जमातों का बिल्कुल कसूर है। लेकिन अगर हम मेरे ख़्याल में कि हमें इसको ब्रॉडली ज़्यादा देखना चाहिए कि अगर हम इस नहज तक पहुँच गए हैं, तो ये एक वजह है कि पाकिस्तान का जो सियासी मंज़रनामा है, उसमें बार-बार जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मदाखलत की जाती है, उसके नुकसानात हम उठा रहे हैं, अवाम उठा रही है। क्योंकि सियासी जमातों को कारकर्दगी की बुनियाद पर वो इलेक्ट नहीं होकर आते, उनके ताल्लुकात उस वक़्त के कौन से आर्मी चीफ और आईएसआई के चीफ होते हैं, उसकी बुनियाद पर अगर वो इलेक्ट होकर आते हैं, तो फिर कारकर्दगी के लिए क्या इंसेंटिव रह जाता है? क्या इंसेंटिव रह जाता है कि अगर आपने मईशत को कुछ बेहतर किया
या आपने कोशिश की तो फिर आपको दोबारा इलेक्शन मिल जाएगा। ये तो नहीं कि आप गुड बुक्स में हैं या बैड बुक्स में हैं। फिर दूसरा हम कह सकते हैं कि इस वक़्त जो कॉन्टेस्टेशन है, अब आप देख लें कि जो तकर्रुरी का मामला है, जैसे सना साहिबा ने भी कहा था, जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमतें थीं, वो चाहती थी इक़्तिदार में हो ताकि वो उनके हाथ में हो तकर्रुरी का मामला। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी अपनी मर्ज़ी चाहते थे। तो ये क्यों वजह थी? एंड इट गोज़ बैक टू द सेम पॉइंट कि क्योंकि हम वोट मैं उस लिहाज से नहीं कह रही जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कहते रहे हैं, लेकिन वोट की इज्जत वाकई नहीं है। अवाम की जो ख्वाहिशात है उसकी इज्जत वाकई नहीं है, अवाम पे एतमाद नहीं है। और उसकी वजह से जो हम एक डिसफंक्शनैलिटी देख रहे हैं, वो इस वक्त नजर आ रहा है। पार्लियामान जो है, अगरचे इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो पार्लियामान में नहीं है। उन्होंने कभी इस्तीफे देने थे, कभी नहीं देने थे, उनकी दे कीप चेंजिंग देयर माइंड्स। लेकिन बात ये है कि गुज़िश्ता 3-4 साल से पार्लियामान की जो इज़्ज़त है, वो तो हमें वैसे ही नज़र नहीं आती। इमरान खान साहब बार-बार अपनी इंटरव्यूज़ में बता चुके हैं कि किस तरीके से जब उनको कानून साज़ी करवानी होती थी, तो फ़ोन कॉल आते थे लोगों को। जब सेनेट का चेयरमैन का मामला हुआ, जब उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, तब भी अच्छे-अच्छे पुराने सियासतदान भी हमें बताते रहते थे कि पस पर्दा क्या होता रहा है। तो ये पॉलिटिक्स डिसफंक्शनल इसलिए नहीं है सिर्फ़ क्योंकि सियासतदान वो फेस हैं जिस पर हम बहुत आसानी से उनको ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं। उनकी ज़िम्मेदारी बिल्कुल है, लेकिन क्योंकि असल ताकत कहीं और है, जिसकी वजह से आपका इस वक़्त हर तरह तरह से आपको बहरान नज़र आ रहा है। आप सिक्योरिटी को देख लें, आप मईशत को देख लें या आप सियासत को देख लें। हम्म। सिक्योरिटी पे भी हमने नहीं बात की, लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए कि जब तालिबान के साथ मुआहदे की बात हो रही थी या बातचीत की हो रही थी, तो क्या वो पार्लियामान में लेकर जाया गया था? ये मामला अप्रूवल आई थी। एक अच्छी मिसाल जो पाकिस्तान में हमें नज़र आई थी, वो थी जब यमन जी। फौजी एहलकार मांगे थे, तो वहाँ एक पार्लियामान की तरफ से आपको एक रेज़ोल्यूशन करारदाद मंज़ूर हो गई थी, जिससे एब्सोल्युटली। आपको अवामी नुमाइंदे की एक आपको एक जिसको कहते हैं सैंक्शन मिल गई थी जी फैसले की अंबर। कि नहीं भेजने चाहिए। सो बात कहने की ये है कि ये जो निज़ाम है जो इस वक़्त मल्टीपल किस्म के क्राइसिस हैं, हम्म। इसकी वजह मैं कहूँगी कि ये है कि सेंटर ऑफ ठीक। पावर लोगों के पास नहीं है, कहीं और है। ठीक। ओके। डॉक्टर इरफान अशरफ सर, योर कमेंट प्लीज। जी देखिए, जो बेसिक आपका क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट क्या इस वक्त इमरान खान के बयानात का जवाब देने में मसरूफ रहे या अवाम का पुरसाने हाल या उनके मसाइल हल करे, तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए इमरान खान इस वक्त इस सिस्टम में एक रियलिटी बन के उभरा है। हम ये नहीं कह सकते कि इमरान खान के पास मैंडेट नहीं है या उसके पास लोग नहीं है या उसका मुतालबा गलत है। तीनों चीजों के ऊपर आप जाएं, इमरान खान इस वक्त क्या मांग रहे हैं? वो इलेक्शन मांग रहे हैं। वो कहते हैं जी मैंने असेंबलियां डिसॉल्व कर दी और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आप 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं। गवर्नमेंट उसके अंदर आप आगे पीछे, वो उनका अपना एक स्टांस है। और इसी तरीके से इमरान खान कह रहे हैं कि जी मैं क्योंकि नाअहल था, तो अब अहल लोग आगे हुए हैं, तजुर्बाकार लोग आगे हुए हैं, तो अब महंगाई कम क्यों नहीं हो रही, अब मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे। तो इस वक्त देखा जाए तो मसला ये नहीं है कि इमरान खान का बयान या हुकूमत का जवाब। इस वक्त मसला ये है कि आपको ऐसे इकदाम की तरफ जाना पड़ेगा जिनसे ओवरऑल सिचुएशन न्यूट्रलाइज हो और मुल्क में बेहतरी की फजा बने, मुल्क में जो एक पैनिक है उससे निकलें। क्योंकि हमें ये एक एक्सपेक्टेशन थी कि जब ये IMF वाला मामला आगे बढ़ेगा और पिछले दिनों जो डॉलर कैप हटाई गई, तो उसके बाद लगता था कि चीजें बड़ी सीधी हो जाएंगी। लेकिन आज भी आप किसी बिजनेसमैन से मिलें, आप सोसाइटी के किसी भी सेगमेंट से बात करें, आपको लगता है कि चीजें ठीक होने के बजाय खराब हो रही हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि इस वक्त जो जरूरत है वो तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठने की जरूरत है। जो APC गवर्नमेंट ने पिछले दिनों कॉल की थी, उसके ऊपर जल्द अज जल्द दोबारा वर्कआउट होना चाहिए, बैठना चाहिए और इमरान खान को हर सूरत उसके अंदर लाना चाहिए, उनकी पार्टी को लाना चाहिए और खान साहब को फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए उसके अंदर आना चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें और गवर्नमेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए। जैसे राना सनाउल्लाह साहब की आप देखें कि वो धमकी अमेज गुफ्तगू फरमा रहे होते हैं, तो इस तरह मामला हल नहीं होगा। आपको बैठना पड़ेगा, बैठ के इस सिचुएशन से निकलने के लिए एक ऐसा कंप्रिहेंसिव डायलॉग चाहिए जिसमें आप कुछ बातें इमरान खान की माने, कुछ आप अपनी मनवाएं। उसमें एब्सोल्युटली। एक आखिरी बात मैं कहूंगा कि जो इलेक्शन का सबसे बड़ा डेडलॉक बना हुआ है,
गो के खान साहब का अपना मुतालबा, गवर्नमेंट का अपना टेक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं 90 दिन के अंदर और जो पार्टी भी जीतेगी वो जनरल इलेक्शन के अंदर उसके नताइज को वो कहेंगे कि जी क्योंकि ये 2 सूबों में फलां पार्टी जीती हुई थी, तो अब हम उनका इन्फ्लुएंस है और वो कौमी की सीटें भी जीत रहे हैं। तो लिहाजा एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि आप थोड़ा इसको आगे ले जाएं और थोड़ा जनरल इलेक्शन को पीछे ले आए और एक ऐसे पॉइंट पे आके सब जमा हों ताकि ये जो बड़ा डेडलॉक है ये खत्म हो और उसके साथ साथ फिर जो छोटी छोटी चीजें हैं वो भी सेटल हो जाएंगी। बिल्कुल। तो एक कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त सोसाइटी का हर तबका बहुत ही ज़्यादा मुतासर हो रहा है। ये जो सियासी महाज आ रही है बिल्कुल भी मुल्की मफाद में नहीं है। बड़ा एक कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस हमारे मौजूद पैनलिस्ट का सामने आ चुका है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दूसरे सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे कि IMF की जो डिमांड्स है, हुकूमत मिनी बजट लाने को तैयार हो चुकी है, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या मरीम नवाज अब मजीद बोझ के साथ इंतखाबी मुहिम में उतरेंगी और इससे क्या सिर्फ मुस्लिम लीग नून मुतासर हो सकती है या इत्तेहादियों पर भी कुछ फ़र्क पड़ेगा? तो हमारे मौजूद पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सना मिर्ज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सना, कहिएगा क्या समझती है, इससे सिर्फ नुकसान मुस्लिम लीग नून का हो सकता है या इत्तेहादी हुकूमत को भी कोई फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, ये बड़ी दिलचस्प सिचुएशन होगी क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से हम इस्लामाबाद में ये देख रहे हैं कि मुश्किल फैसलों में नून लीग और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं वो आगे नज़र आते हैं। और जो पीडीएम की बाकी इत्तेहादी हैं वो ना सिर्फ कुर्सियों के मज़े लूट रहे हैं, वजारतों के मज़े लूट रहे हैं। 87 रुकनी काबीना की फ़ौज ज़फ़र मौज वो बना चुके हैं, जिसमें तकरीबन 38 से ज़्यादा लोग जो हैं वो सिर्फ मावुन खुसूसी हैं। ये अलग बात है कि शहबाज शरीफ साहब को बार बार ये एक्सप्लेन करना पड़ा होता है कि जी ये लोग जो है वो मराहत नहीं ले रहे हैं, ये लोग तनख्वाह नहीं ले रहे हैं और सिर्फ अलामती तौर पर हैं। लेकिन देखिए, कहने को जो भी है, वजीर मुमलिकत का ओहदा तो उनके पास मौजूद है और ऑब्वियसली उन्होंने अकोमोडेट किया है अपने तमाम एलाइज को। लेकिन क्या एलाइज मुश्किल फैसलों को ओन करते हुए नजर आते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि IMF से मुआहदे में जो महंगाई हुई है उसको डिफेंड करने के लिए कभी पीपल्स पार्टी का कोई स्टेटमेंट आया है? क्या आपने JUIF जो कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का ओहदा ले चुके हैं, मिनिस्ट्रीज ले चुके हैं, अभी जो इंटरम सेटअप बना है उसमें उनके कितने वुजरा दाखिल हो चुके हैं, तो क्या कभी आपने JUIF की तरफ से कोई स्टेटमेंट सुना है? बिल्कुल नहीं। तमाम के तमाम स्टेटमेंट्स, तमाम का तमाम मलबा, तमाम का तमाम जो बोझ है वो नून लीग के कंधों पे हमें नजर आता है। और ऑब्वियसली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीर है उनका निशाना भी मुस्लिम लीग नून नजर आती है। पीपल्स पार्टी अलग हो चुकी है, पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिटिक्स कर रही है, पंजाब में अपने आप को मोबिलाइज कर रही है, JUIF जो है वो KPK में अपने आप को मोबिलाइज कर रही है। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि इस वक्त जो मुश्किल दौर है और जो मुश्किल टाइम है और जो अहम फैसले हैं वो नून लीग को करने पड़े हैं। बाकी सेटअप जो मौजूद है, बाकी जो कैबिनेट में जो लोग मौजूद हैं या जो पार्टीज मौजूद हैं वो इसमें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज साहिबा को जो इस वक्त लॉन्च किया गया है उसकी दो बड़ी वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि मरियम साहिबा खुद भी पार्टी को टेक ओवर करना चाहती थी, अंदरूनी खाना ये उनकी ख्वाहिश जरूर थी। अब एक मुश्किल चीज ये होगी देखने वाली, क्या आया जो बाकी सीनियर लीडरशिप है वो मरियम साहिबा को ओन करती है या फिर नहीं। और मरियम साहिबा जो कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के हवाले से हमेशा से मशहूर रही हैं, वो एंटी इमरान खान बयानिया लेकर वापस तो आई हैं लंदन से, लेकिन उनके सामने एक बड़ा चैलेंज ये है कि वो मुश्किल फैसले जो कि IMF की वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर रही है उसको वो डिफेंड किस तरह करेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगले 6 से 8 माह मुश्किल हो सकते हैं। पाकिस्तान का जो खजाना है वो खाली है, हम कंगाल हो चुके हैं। लेकिन मरियम साहिबा अगले इलेक्शन के लिए ऑफर क्या कर रही है, वो इकोनॉमी के हवाले से क्या बात कर रही है, वो डिफेंस के हवाले से क्या बात कर रही है, सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान का जो अगला विजन है वो उसके हवाले से क्या बात कर रही है। खुद नून लीग के अंदर भी सिलेक्टिव मिनिस्टर्स को छोड़ के बाकी मिनिस्टर्स हमें खामोश नजर आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मरियम साहिबा के लिए ये बहुत बड़ा टास्क है। अगर तो उन्होंने अचीव कर लिया तो मैं उनको एक बहुत बड़ा लीडर मानूंगी, और अगर नहीं कर सकी तो ऑब्वियसली उनको अभी मजीद ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक ऐसे मौके पर उनको मैदान में उतारना जब इलेक्शन का साल है और मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ साहब की भी फौरी आमद नहीं है एक्सपेक्टेड, कहा जा रहा है कि वो आएंगे जरूर, लेकिन जब तक कुछ अच्छे फैसले नहीं सामने आएंगे तब तक मियां साहब वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो ऐसे मौके के ऊपर मरियम साहिबा के लिए एक नया बयानिया सामने रखना, अवाम के सामने अगली इलेक्शन कैंपेन के मंदरजात रखना, मेरा ख्याल है कि एक बहुत मुश्किल टास्क होगा और उसको अचीव करने के लिए उनको पूरा जोर लगाना पड़ेगा। चैलेंजिंग सिचुएशन है इस वक्त। अमर शमसी साहब, योर पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज।
देखिए ये मरियम नवाज़ साहिबा के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है। मुश्किल हालात हैं। मैं बल्कि कहूँगी कि जिस तरीके से एक तवक्को थी उस वक़्त जब 2018 में मुश्किल वक़्त आया था, गिरफ्तारियों का सिलसिला था, नज़र आ रहा था कि पनामा के बाद हदफ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है और लग रहा था या ख़दशा था कि टूट-फूट का शिकार हो जाएगा, सर्वाइव नहीं होगा, सर्वाइव हो गए। लेकिन मेरे ख़्याल में कि ये अब ज़्यादा मुश्किल टेस्ट है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ गुज़िश्ता 3-4 साल से अपना गढ़ जो है पंजाब वो उसमें नहीं रहे। अभी थोड़ा-सा मौका मिला है, उनको थोड़ी-सी फ्रीडम मिली है केयरटेकर सेटअप के आने के बाद। लेकिन महँगाई जो है, जो लोग अब और दुरुस्त लोग इनकी मौजूदा हुकूमत और मौजूदा जो सार मुस्लिम लीग नवाज़ जो फेस ऑफ द फाइनेंस टीम है, उनको ज़िम्मेदार ठहरा रही है। तो ज़्यादा मेरा ख़्याल में बड़ा टेस्ट होगा। क्योंकि अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अगर दोबारा से जनरल इलेक्शंस की मैं नहीं बात कर रही इस वक़्त फ़िलहाल, लेकिन दोबारा से अगर पंजाब में उनकी और सिकुड़ जाती है उनकी स्ट्रेंथ, तो किस हद तक सर्वाइव कर पाएगी। आपको टूट-फूट या दरारें अभी भी नज़र आ रही हैं। आपको मिफ्ता इस्माइल की शक्ल में, शाहिद खाकान अब्बासी की शक्ल में, और शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने मैं कहूँगी इससे ज़्यादा क्लियरली क्या बात कर सकते हैं कि वो मरियम नवाज़ साहिबा को अपना सीनियर नहीं मानते। नवाज़ शरीफ साहब के साथ उनका रिश्ता है, उनकी इज़्ज़त है, उनके साथ सियासी साथ है और उन्हीं को वो अपना लीडर भी मानते हैं। उनका हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है और ये इस वक़्त नज़र आ रहा है। तो इस वक़्त मरियम नवाज़ साहिबा का जो टेस्ट है वो तो आ रहा है। लेकिन एक और जो मुझे उनके बयानिए में दिलचस्प एक पहलू जो नज़र आता है वो ये है कि वो भी मरियम नवाज़ साहिबा भी जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को अलहदा रखती है इन मुश्किल फैसलों से, उसी तरह मुझे नज़र आ रहा है कि मरियम नवाज़ साहिबा एक जो नवाज़ शरीफ और उनका जो मैं धड़ा तो नहीं कहूँगी लेकिन उनका जो एक ग्रुप है उनको भी अलहदा रख रही हैं। ओके। उनका ये कहना है कि अगर मियाँ नवाज़ शरीफ को हटाया ना जाता 2017 में तो मुल्क तरक्की कर रहा होता। उनका कहना है कि इस वक़्त भी मियाँ नवाज़ शरीफ लीड नहीं कर रहे। वो अब ज़ाहिर है अपने चर्चा पे तनकीद तो नहीं कर रही, लेकिन उनको एक मौका मिल रहा है टू सेपरेट फ्रॉम द पॉलिसीज़ ऑफ द करंट पीडीएम गवर्नमेंट। ये अब कितना फ़ायदा उनको होगा ये ज़ाहिर है जनरल इलेक्शंस में ही नज़र आएगा और ज़ाहिर है अगर मियाँ नवाज़ शरीफ वापस आते हैं, जो इस वक़्त अभी तक मियाँ जावेद लतीफ़ के बार-बार कहने के बावजूद वापस नहीं आए, लेकिन वो आते हैं तो उनको वो थोड़ा-सा वो एज मिल जाएगा। मरियम नवाज़ साहिबा अकेले इस वक़्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर जो आवाज़ें उठ रही हैं मौरूसी सियासत के हवाले से और दूसरी तरफ जो आपकी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसके हवाले से वो अकेली नहीं संभाल पाएंगी जनरल इलेक्शन में। बाकी उनका जो ये जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे उनका टेस्ट हो जाएगा, देख लेंगे। बाकी सही। इनकी अब मेरे ख्याल में कि उनका एक नया जो एक टेस्ट जो असल है एंटी इस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार से बाहर दूसरे किस्म का टेस्ट था जिसमें वो कामयाब रही काफ़ी हद तक। लेकिन अब उनका पार्लिमानी सियासत, इलेक्टोरल इंतखाबी सियासत का टेस्ट है और वो देखने की ज़रूरत है कि वो वाक़ई उतनी बड़ी लीडर हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उनको कि सही। कुछ लोग उनको तस्वुर करते हैं। ठीक। अमर शम्सी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, सर समझते हैं ये जो सियासी नुकसान होगा इस सब में ये क्या सिर्फ मुस्लिम लीग नून का होगा या इत्तेहादी भी मुतासर होंगे? देखिए जी, इस वक्त जो पीडीएम की वो साबित सिताद का हिस्सा है, लेकिन जैसे कि सना मिर्जा ने बड़ी जबरदस्त बात की कि बहुत सारे बाकी जो है वो सेकंड वो फ्रंट फुट पे नहीं है ड्राइविंग सीट के ऊपर, क्योंकि पीएमएलएन है और मेन जो डिसीजंस हैं वजीर खजाना भी इनका है इसाक डार, और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर भी पीएमएलएन से हैं। तो प्रोमिनेंट इस वक्त जो रोल है वो इन्हीं का है और मुझे लग रहा है कि इसका जो भी डैमेज इम्पैक्ट आएगा वो पीएमएलएन के ऊपर सबसे ज्यादा आएगा। पीपल्स पार्टी सारी सिचुएशन में बड़ा न्यूट्रल प्ले कर रही है क्योंकि वो उन्होंने फॉरेन ऑफिस उनके पास है, बाकी चीजें उनके पास हैं, लेकिन वो कहीं भी सामने आके चीजों की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले रहे। तो इस वजह से मेरा ये ख्याल है कि पीएमएलएन को एक तो ये नुकसान होगा कि जो आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, जो आईएमएफ का जितना नेगेटिव फॉल आउट होगा वो सारा मेरे हिसाब से पीएमएलएन के ऊपर आएगा। मौलाना फजल रहमान बड़े तरीके से किनारा कशी के अंदर है, अपने मामलात सारे उनके चल रहे हैं, काम उनके हो रहे हैं, उनके करीब 3 लोग एडजस्ट हुए हैं गवर्नमेंट के अंदर, जैसे गवर्नर केपी उनके रिलेटिव हैं, बाकी लोग हैं, लेकिन वो सामने आके कोई चीजें गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर आप देखें कहीं डिफेंड करता नजर नहीं आएंगे। तो
इसका नुकसान एक्टिवली जो पीएमएलएन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि मरीम नवाज की वापसी के बाद जो पीएमएलएन की सीनियर लीडरशिप है, जिनमें शायद हकान साहब हैं, मुफ्ता इस्माइल हैं और बहुत सारे लोग हैं, जो पीएमएलएन के बयानिए को डिफेंड करने से एक कदम पीछे चले गए हैं। जी मोरिसिद के साथ हम नहीं चलेंगे और वो पीपल्स पार्टी को भी तनकीद करते रहे, तो ये दोनों चीजें पीएमएलएन को डैमेज करेंगी। और जब इलेक्शन आएगा तो जब टिकटों की तकसीम का मामला होगा, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट खबर दे रहा हूँ कि मरीम नवाज का लाइन है और उन्होंने अपने हिसाब से एक लिस्ट बना रखी है कि उन्होंने किन किन को टिकट देना है। मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने लंदन में ये फैसला किया इस दफा कि जो लोग फ्रंट लाइन पे हमारे साथ रहे, हमने अब उन्हीं को प्रमोट करना है। उसमें बहुत सारे सीनियर पीएमएलएन के लोग हैं जो नजरअंदाज हो जाएंगे। तो उस सारे सिनेरियो को भी देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि पीएमएलएन आइंदा इंतखाबात में खासी मुश्किलात का दो चार होने वाली है। बिल्कुल। सजाद मीर साहब, सर योर पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज। मिनी बजट बड़ा ही करीब है, फिर उसमें इस वक्त मरीम नवाज कितना बोझ लेकर आप समझते हैं कि इंतखाबी मुहिम में उतरेंगी? डॉक्टर इरफान अशरफ साहब ने भी एक खबर तो दे दी है टिकटॉक की तकसीम के हवाले से। सजाद मीर साहब, खबरें आपके पास भी होती है, तो समझते हैं मजीद अंदरूनी खलफिशार का शिकार हो सकती है मुस्लिम लीग नून अब? ये इस पे कोई शक नहीं है कि ये मरियम नवाज का आना जो है ना, असल में मरियम नवाज का इम्तहान नहीं है, नवाज शरीफ का इम्तहान है। उन्होंने जो फैसला किया है, मरियम नवाज तो सिर्फ उनकी स्पोक्स पर्सन के तौर पर आती है, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने एक तरह के पॉपुलर क्राउड पुलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इस लिहाज से मुस्लिम लीग के पास उनके कोई क़यादत में ऐसा नहीं है जो क्राउड को खींचता हो, कोई उस किसी में इतनी नहीं है वो चार्म जिसके जरिए से लोग खींचे चले आए। लेकिन सिर्फ इससे आप इलेक्शन ना जीत सकते हैं, ना अपना बयानिया बेच सकते हैं। गिलगित और बल्तिस्तान के इलेक्शन, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन मरियम ने बहुत बड़े जल से किए, लेकिन वो आगे लेके चल नहीं सकी, पार्टी जीत नहीं सकी। कहा जाता है कि जितना इंतजामी मामला थे, वो चूंकि उसमें मरियम बिल्कुल अपना मजबूत एक बैकग्राउंड नहीं रखती, इसलिए वो उसके हाथ में नहीं थे। पंजाब में भी हमजा शहबाज के बारे में कहा जाता है कि वो इस तरह की मैनेजमेंट करने के मास्टर हैं। अब मरियम ने गालबन ये डिमांड की होगी अपने बाप से, बेटी ने जैसे डिमांड करनी होती है वैसे ही की होगी, या ये कहा होगा कि मैं पॉपुलर लीडर हूँ, मैंने आपके पॉइंट ऑफ व्यू को जिंदा रखा है, तो डिमांड की होगी कि इंतजामी मामला मेरे सपोर्ट किए जाए, मैं ऐसी पार्टी बना के दिखाऊंगी कि बस देखिए मुस्लिम लीग जिंदा हो जाएगी। लेकिन मरियम नवाज जहाँ ताकत है मुस्लिम लीग की, वहाँ बोझ भी है। बोझ इसलिए है कि अभी नई जनरेशन के आने का जब की बात है, वो शायद टू अर्ली थी। अभी जो मुस्लिम लीगियों में अरे आप अफोर्ड नहीं करते 14 साल के बाद आप शाद खाकान अब्बासी को लूज करें। शाद खाकान अब्बासी जाना भी नहीं चाहते, लेकिन वो ये बात है कि वो एक बात बड़ी क्लियर बात कहते हैं कि अगर आपने, मैंने कह दिया था कि मरियम खुला फिर फैसला करे, आज नहीं, मैंने शुरू में उनको इन्फॉर्म कर दिया था, वो वज़ीर आज़म रहे हैं। अच्छा, ये एक आदमी तो आवाज आ रही है और बहुत से लोग हैं जो इस तरह खुश नहीं है। मरियम जब अपनी एक बनाना चाहेगी, जैसे बेनज़ीर ने किया था, अंकल फिनोमिना था, उनको हटा के अपना बनाना चाहेगी, तो यहाँ वो सूरत हाल नहीं है कि भुट्टो के सारे फॉलोअर जो थे वो बेनज़ीर के साथ आ गए और जिन्होंने उससे डिसेंट किया वो गोया तारीख का हिस्सा बन गए, बस चले गए, कहीं भी रहे। पार्टी भी किसी ने बनानी चाहिए, कौसर नियाज ने कुछ, मीर हसन मीर ने और बहुत से लोगों ने जो काम करना चाहा वो किसी ने नहीं सुना, हत्ता के मुर्तज़ा भुट्टो की बात भी किसी ने नहीं सुनी। वो दूसरी बात थी, इस वक्त ये दिखाई नहीं देता और मुस्लिम लीग क्योंकि क्राइसिस में है, इसलिए वो टिकटों का मसला ही तो शायद नवाज शरीफ भी मिलकर बैठे और करें, लेकिन मरियम यही चाहती है कि उसकी अपनी टीम हो, और जो टीम वो मुंतखब कर रही है मेरे ख्याल में वो पॉपुलर टीम नहीं है, उसकी अवाम में भी जड़े नहीं है। वो हॉक्स हैं, बोलते बड़े जोरदार हैं, और हॉक्स को आने देना इस तरह आगे शायद हमारी रियासत की मसलतों के भी खराब हो। मैं ये तो नहीं कहता एस्टेब्लिशमेंट नहीं आने देगी, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि मरियम के फौरी तौर पर अगर कोई सोचता है वज़ीर आज़म बनेगी तो वज़ीर आज़म बनने के चांसेस सबसे कम है मुस्लिम लीगियों के दरमियान। ओके, यानी इस तमाम तर सूरत हाल का नुकसान सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून को बहरहाल उठाना पड़ेगा। इत्तेहादी फिर भी कुछ हद तक थोड़े कम मुतासर होंगे। इस सेगमेंट पे बड़े ही कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस सामने आ चुका है। ब्रेक लेने का आ जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बड़े ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी नाज़रीन। प्रोग्राम के तीसरे और लास्ट सेगमेंट में बात करेंगे कि पीडीएम की तजवीज़ पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट का जो ऐलान है, ये फैसला किस हद तक दुरुस्त है? डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, सर कैसे देखते हैं इस फैसले को आप?
देखिए ख्याल है कोई सोल्यूशन नहीं है। पीपल्स पार्टी अगर ज़मीनी इंतखाबात में नहीं आएगी तो उसको नुकसान ही होगा, वो कि उन्हें अंदाज़ा है कि पंजाब और केपी में क्योंकि उस तरह से और बाकी जो कौमी असम्बली की सीटों के ऊपर भी जहाँ-जहाँ इंतखाबात होने, पीपल्स पार्टी की कोई स्टैंडिंग एज़ सच मज़बूत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैं समझता हूँ कि प्रोसेस का हिस्सा रहना इसलिए बेहतर होता है कि चाहे थोड़े या ज़्यादा जो वोटर उनके साथ इंटैक्ट होते हैं, जो उनके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं या जो उनके नज़रियाती लोग होते हैं, वो कम से कम अपनी ही आइडियोलॉजी के ऊपर रहते हैं। वरना अगर आप बाइकआउट करेंगे तो वो कारकुन जो थोड़े बहुत भी हैं, वो वोट बैंक भी कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में और बिल्कुल उस हल्का बंदियों की जो सियासत है, हल्कों की जो सियासत है, उसमें लोगों के छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, जो कि किसी की गली पक्की करनी है, किसी की जॉब है, किसी का एक बहुत ही छोटे लेवल के इश्यूज होते हैं। और वो तभी मुमकिन होते हैं जब वो किसी ना किसी ऐसी पार्टी के साथ होते हैं कि जो इंतखाबी प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं वो स्टेक होल्डर हो। तो ये फैसला मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होगा और इसका पीपल्स पार्टी को लॉन्ग टर्म नुकसान होगा। जब आगे जाके कौमी असम्बली के जो जनरल इंतखाबात होने हैं उसके अंदर भी इसका नुकसान होगा। तो मैं तो ये तजवीज़ करूंगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, इलेक्टोरल प्रोसेस का डेमोक्रेटिक कभी प्रोसेस बाइकआउट फॉलो नहीं करना करना चाहिए। चाहिए बिल्कुल। और उसके अंदर आना चाहिए। ठीक ठीक। अंबर शम्सी साहब, आप कैसे देखते हैं? आप पीडीएम की तजवीज़ है, पीपल्स पार्टी की जानिब से बॉयकॉट का ऐलान किया गया है ज़मीनी इंतखाबात के, समझती है फैसला दुरुस्त है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा फैसला यही किया है, एक जो 80 की दिहाई के तजर्बे के बाद के इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, और हिस्सा यही होती है कि आप इलेक्शन साइकिल में रहते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि ये ज़िमनी इंतखाबात जो होंगे, कितनी इनकी मुद्दत होगी, बहुत ज़ाहिर है, खर्चा भी बहुत होता है, कैंडिडेट्स का भी खर्चा होगा, फिर जनरल इलेक्शंस अक्टूबर में, मैं इंशाल्लाह ही कह सकती हूँ, इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो फिर ये जो ज़िमनी इंतखाबात है, मैं कहूँगी कि ये आप थोड़ा सा वाटर टेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन मुझे शक है कि लोग बहुत बड़ी तादाद में नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि ये बहुत कम दौरानिए के लिए सीटें होंगी, और आप थोड़ी सी अपनी तैयारी कर सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी फायदा हो। बट मैं ये कहूँगी कि इन दी एंड मैं भी इत्तेफाक करती हूँ कि इलेक्शन या सीट जो है वो थोड़ी देर के लिए हो, लेकिन इलेक्शन साइकिल में रहना काफ़ी ज़रूरी भी होता है। इवन दो मैं कि इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा वक्त और पैसे का दोनों का ज़िया है। एब्सोल्युटली, इलेक्शन साइकिल में रहना किसी भी पार्टी के लिए इस वक्त ज़रूरी है। सजाद मीर साहब, सर कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस फैसले को? देखिए, लगता यही है कि पीडीएम ने फैसला पहले कर दिया था। इमरान ने कहा था अब सारी सीटों पर मैं लड़ूंगा। पीडीएम ने कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ना, लड़ लो तुम अकेले, ड्रामा जो लगाना चाहते हो लगा लो, क्या असर होगा उसके बाद उन्हें असेंबली से बाहर आ जाना। इसके रिजल्ट के तौर पर उन्होंने मौका बदला। अब वो कहते हैं कि हमारे पुराने कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेंगे या कुछ सीटों पर ये होगा वो होगा वगैरह वगैरह। पीपल्स पार्टी पहले ये कोशिश करती रही कि वो इस फैसले से अलग रहे, और ख़ासतौर पर उसका ख्याल था कि शायद जनूबी पंजाब में और शायद केपीबी में वो कुछ सीटें देने में कामयाब हो जाए या वहाँ कॉन्टेस्ट पैदा हो। लेकिन मुझे लगता है कि उनके उम्मीदवार जो मुतवक्को थे वो भी रिलक्टेंट थे। उन्होंने भी कन्वे 4 महीने 3 महीने 2 महीने के लिए इलेक्शन कौन लड़ता है? इलेक्शन कोई मुफ्त की खेल तो नहीं होता। गालबन पीडीएम का और पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इलेक्शन को एक सीरियस अमर बनने ही ना दिया जाए। कोई लोग निकलते हैं नहीं निकलते हैं, लड़ रही है तहरीक इंसाफ, उसका जो खर्चा होना खर्चा करा दो, वो मैदान में निकले कुछ करे, और 2-4 महीने के बाद पहले तो ये भी सवाल पैदा होता है कि ज़िमनी इलेक्शन हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्या सूरत पैदा हो रही है। क्या कल इलेक्शन कमीशन ये तो नहीं कहता हमारे पास इसके लिए पैसे नहीं है, हम जनरल इलेक्शन से पहले 2 महीने पहले 3 महीने पहले ज़िमनी इलेक्शन पर खर्चा नहीं कर सकते। हो सकता है इलेक्शन पोस्टपोन हो और फिर कहा जाए कि 4 महीने पहले 2 महीने पहले आइन की फलां शिक तो के तहत सजाद मीर इलेक्शन साहब होता खबर है। देते ना आप, सर हो रहे हैं इलेक्शन नहीं हो रहे हैं? मुझे लगता नहीं अभी ओके। फिलहाल तो लगता नहीं है कि हम लोग इलेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन के बारे में अगर जा भी रहे हैं तो उसको ऐसे नहीं बनाया जाएगा कि जैसे इंतखाबात हो रहे हैं, अच्छा चलो आप दोबारा असेंबली में आना चाहते हैं तो इस रस्ते से आ जाएं और सारे आ जाएं। यहाँ हो सकता है कि उन्हें कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टफ फाइट दें और फिर कोई सूरत ऐसी पैदा हो कि अगर वो 10-20 सीटें लूज कर जाते हैं तो कहा जाए देखिए मकबूल हो गए। तो सारे चीज़ों का खतरा मौजूद है।
पीटीआई के लिए भी है, दूसरी पार्टी उन्होंने, लेकिन दोनों कहा हम तो इस इलेक्शन में है ही नहीं, जो लड़ना लड़ लो, करना कर लो, 2 महीने के लिए आना है तो इस तरह आओ, यानी बजाय इसके कि हम आपके इस्तीफे नामंजूर करते और आपको असेंबली बुलाते, आपके लिए रास्ता छोड़ा है, आप कर लो, करना तो कर लो। तो मेरे ख्याल में सीरियस अफेयर नहीं है ये इलेक्शन, उस तरह इलेक्शन की फजा पैदा नहीं होगी, जो फजा ऐसी होती है कि उसके पैदा होने के बाद जो मिस करता है वो बस मिस कर जाता है, ऐसी फजा पैदा नहीं होगी शायद। ठीक, सजात मीर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है। सना मिर्जा, मैं आपकी जानिब पे आऊंगी, लेकिन आई थिंक अंबर शम्सी आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रही हैं। मैं बस सज्जाद मीर साहब का जो पॉइंट है उसमें मैं थोड़ा सा इजाफा करना चाहती हूँ श्योर। कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई वापस आना चाहती है असेंबली में, तो बस फिर ये ज़िमनी इलेक्शंस एक रास्ता है। बाकी मेरे ख्याल में कोई भी इनको ज़्यादा संजीदगी। ठीक ठीक, सना मिर्जा साहबा, योर पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज। देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी बात हो रही थी कि खान साहब 30 या 33 हलकों में खड़े हो रहे थे और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, वाकई मुझे अब बाकी जो पुराने लोग थे जो इन इलेक्शंस में जीते थे उनको खड़ा करना चाहिए। तो इसकी जो असल वैसे रीजन थी वो ये थी कि खान साहब का जो टेरियान वाइट का केस है उसमें उन्होंने जो पहला जवाब जमा करवाया था उसमें उन्होंने कहा था कि वो अब कोई गवर्नमेंट ऑफिस नहीं रखते और इस वजह से वो इस चीज के जवाबदेह नहीं है। जो पुरानी बात थी वो माजी का हिस्सा बन गई, अब उनको अपनी डिटेल्स जो है वो कोट करने की जरूरत नहीं है। और इसी बात की बिना पर जो उन्होंने 7 हलकों में इलेक्शन लड़ा था जिसमें से 6 में वो जीते थे, अगला जो उनका जिन्होंने केस फाइल किया था उन्होंने अगले दिन ये जवाब उसमें जमा करवाया कि जी फिर उन 7 हलकों का क्या बनेगा। जिन 7 हलकों में दोबारा खान साहब ने इस चीज को छुपाया था, तो खान साहब अभी इस वक्त बड़ी एक मुश्किल सिचुएशन में थे, इसलिए उन्होंने जो बुनियादी तौर पर इस अपने नाम को वापस लिया है इन 33 हलकों से, उसकी बुनियादी वजह ये थी। अब जहां तक इन हलकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपना नाम वापस लेने की बात है, बॉयकॉट करने की बात है, तो ये बात दुरुस्त है हमारी बाकी पैनलिस्ट की भी कि जो इलेक्शंस है वो अगर अक्टूबर में भी हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और ऑब्वियसली असल जो गेम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले कुछ 1-1.5 माह से कोशिश तो कर रही थी जनूबी पंजाब में लोगों को अपनी पार्टी में लाने की, तरगीब देने की। उनका एक माइंड बना हुआ था कि उन्होंने जिमनी इलेक्शन में जाना है, लेकिन उनको अपना माइंड चेंज करने में जो बुनियादी किरदार अदा किया है वो पीडीएम ने किया है और नून लीग ने किया है, खासतौर पर फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब ने, कि हमें इस वक्त इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए, हमें बिल्कुल इस इलेक्शन के मैदान को खाली छोड़ देना चाहिए। अगर हम इस वक्त कंपटीशन में जाएंगे तो ऑब्वियसली ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम हार जाएंगे और खान साहब की पार्टी जो है वो जीत जाएगी। इसलिए बेहतर यह है कि हम इस इलेक्शन से अपने आप को साइड पर रखें। इन एनी केस अगर इलेक्शन करवाना भी पड़ता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफी एज अ सोलो कैंडिडेट उसमें जो है इलेक्शन के लिए बैठ करे, ताकि उसके बाद की सिचुएशन के लिए फर्दर कोई टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाए। लेकिन अगर इलेक्शन नहीं होता, जो कि ज्यादातर कोशिश यही है पीडीएम की, तो उस हवाले से यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब पीडीएम के साथ एक पेज पर मौजूद है और इनका बुनियादी तौर पर मुश्तरका टारगेट यह है कि जब जनरल इलेक्शन होते हैं उसके लिए सही मायनों में कैंपेनिंग की जाए और सीट एडजस्टमेंट जो है वो पीडीएम की अंदरूनी जमातों की आपस में माबैन जो है वो की जाए। तो मेरा ख्याल है कि जो असल इनका टारगेट है वो जनरल इलेक्शन है। जिमनी इलेक्शंस के लिए कन्विंस कर चुकी है पीडीएम पीपल्स पार्टी को कि वो अपने आप को इससे अलहदा कर ले। एब्सोल्युटली। सो जहाँ तक हम बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की जाने बढ़ चुके हैं, ज़िमनी इंतखाबात के ये मामला है, तो वहाँ पर केपी ज़िमनी इलेक्शन को भी थोड़ा सा मौसस पैनलिस्ट की मौजूदगी में डिस्कस कर लेना ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि ये मामला भी अब अदालत में है। हुकूमत की जो हिकमत अमली है, क्या अब ये कामयाब होगी? हमारे पास चूँकि वक्त कम है, तो मैं चाहूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी तमाम मौसस पैनलिस्ट से कि विद इन अ मिनट प्रिसाइसली अपने आंसर को प्लीज़ कंक्लूड करें। अंबर शम्सी साहबा, योर पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज़। जी इस वक्त सॉरी देखिए इस वक्त जैसे सबको पता है और इस इत्तेफाक भी है कि पीडीएम हुकूमत चाहती नहीं है कि इलेक्शंस हो और हर तरह से कोशिश करेगी, कोई ना कोई जवाब बनाएगी, मगर देखना ये कि अदालतें कितनी रिस्पॉन्सिव होंगी। मेरा तो यही पॉइंट है सिर्फ। ठीक, सजात मीर साहब सर, इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, जो पंजाब में होगा वही खैबर पख्तूनख्वा में होगा। फर्क ये था, पंजाब के गवर्नर ने जो था असेंबलियां तोड़ने की नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था, उनके पास आसान जवाब था अदालतों के सामने, भाई मैंने तो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, मैं क्या इलेक्शन की डेट दूं। और चूंकि उन्होंने जारी किया हुआ था, वो दूसरी कानूनी नुकात में उलझे हुए हैं। असल में होना वही है जो पंजाब में हो जाएगा, जो खैबर पख्तूनख्वा में होगा, और होगा यही कि शायद ज़िमनी इलेक्शन, ये इलेक्शन जो सूबों के हैं ये डिले हो जाएं, चाहे आइन की आड़ में हो चाहे किसी और आड़ में हो, और अदालतों का फैसला के दूसरी इंटर कोर्ट अपील हो, सुप्रीम कोर्ट में जाए कुछ हो,
ये मामला चलता रहेगा, इलेक्शन होते दिखाई नहीं देते। लेकिन बहरहाल सूबों के इलेक्शंस में ताखीर का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। सना मिर्जा, क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, मेरा ख्याल है पंजाब से थोड़ी-सी मुख्तलिफ है केपी की सिचुएशन। इसकी वजह ये है कि केपी में अगर आप देखें तो पिछले 1 महीने में बहुत बड़े-बड़े अटैक्स हुए हैं। रीसेंट जो पेशावर मॉस्क में हुआ वो अटैक भी आपको याद होगा जिसमें बड़ी तादाद में लोग शहीद हुए। तो मेरा ख्याल है कि केपी के में तो कोई सूरत नज़र नहीं आती है कि इलेक्शंस टाइम पर हो। यकीनन पेशावर हाई कोर्ट को इन्वॉल्व तो किया गया है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी जवाब माँगा है। फिर वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से जो लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन था वो भी सबमिट करवाया गया है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या पेशावर हाई कोर्ट के सामने जब इलेक्शन कमीशन, वजारत दाखिला, वजारत दिफा और इसके अलावा वजारत खजाना के जवाबात आएंगे, जब उनसे पूछा जाएगा तो फिर ग्राउंड सिचुएशन हमारे फाइनेंसेस से हट के, हमारे उस बजट से हट के जो हमने इलेक्शन कमीशन को देना है, जो पैसा हमने उनको देना है, इससे हटकर सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है वो एक बहुत बड़ा मसला होगी। जब आपकी फौज, एफसी, रेंजर्स ये कह रहे हैं, जब आपके सिक्योरिटी इदारे ये कह रहे हैं कि क्रिटिकल सिचुएशन है, हम अपने अपने जो महाज है सिक्योरिटी के मसाले उसमें उलझे हुए, हम इलेक्शन की ड्यूटी नहीं दे सकते, तो फिर ऐसी जगह पे जहां पर पहले ही हालात कशीदा हो वहां पर इलेक्शन कंडक्ट करना इट्स सेल्फ टारगेट है। और मैं आखिरी लास्ट पॉइंट से ऐड करूंगी कि जो आईजी खैबर पख्तूनख्वा थे उन्होंने कहा था कि जी हमारे पास 1 लाख के करीब पुलिस एहलकार मौजूद हैं, तो उनसे कहा गया कि आप खैबर पख्तूनख्वा के अलावा अगर गिलगित बिल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के भी मिला लें तो तब भी वो 3 लाख का फिगर कोट नहीं कर सकते या मिला नहीं सकते, जो कि उनकी डिमांड है। तो मेरा ख्याल है कि जब आपके पास इस तरह मैन पावर ही नहीं होगी सिक्योरिटी एहलकारों की, तो आपके लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाना बड़ा मुश्किल टास्क होगा। तो मुझे नहीं लगता कि अगर पंजाब में कोई सिचुएशन बन भी जाए तो एटलीस्ट खैबर पख्तूनख्वा में कुछ हो सकेगा। एब्सोल्युटली। डॉक्टर इरफान अशरफ, कैसे देखते हैं आप? समझते हैं कि जो इस वक्त हुकूमत की हिकमत अमली है कामयाब होती हुई नजर आ रही है आपको? जी देखिए, पैनलिस्ट ने बड़ा इसका एक पहलू बड़े अच्छी तरीके से सबने उजागर किया। मैं एक नई चीज ऐड करूंगा कि जो इस वक्त अगर इलेक्शन होते हैं पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसका नुकसान ये होगा कि अगर वो इमरान खान जीत जाते हैं तो पीडीएम वाले कहेंगे जनरल इलेक्शन और जब अक्टूबर में होंगे तो वो कहेंगे जी क्योंकि ये 2 सूबों में पहले से थे तो ये इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके कौमी असेंबली की सीटें जीत रहे हैं। अगर पीडीएम जीत जाती है तो इमरान खान यही कहेंगे और इसका नुकसान ये होगा कि आपका जनरल इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि जो बाकी पैनलिस्ट ने बात की वो ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनली और ज़मीनी हालात को देखते हुए है। मेरा ये ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है कि बेस्ट हल यही है कि दोनों पार्टी स्टेक होल्डर बैठ के इन इंतखाबात को थोड़ा आगे ले जाएं और ये ज़मीनी हकाइक भी ऐसे ही हैं, लग यही रहा है कि आगे जाएंगे क्योंकि इसके लिए इलेक्शन कमीशन की जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली वही पूरी नहीं हो रही हैं, जिसकी तरफ सना मिर्जा ने भी इशारा किया। तो ये थोड़ा आगे जाएंगे और जनरल इलेक्शन हो सकता है अक्टूबर से थोड़ा पहले हो। पीडीएम गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो अक्टूबर के बजाय जनरल इलेक्शन भी अगले साल पे ले जाएं, लेकिन समझदारी की बात ये होगी कि इन इंतखाबात को थोड़ा आगे ले जाएं, जनरल इलेक्शन को 1-2 महीने पहले कराएं ताकि मुल्क में जो अनारकी की फिजा ये खत्म हो और चीजें स्मूथ हो जाएं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे मौजूद पैनलिस्ट, जिनकी जानिब से हर जाविये से बड़ा ही तफसीली तौर पर आज के चारों सेगमेंट्स पर रोशनी डाली गई है। सजाद मीर साहब का साथ हासिल था। सर बहुत शुक्रिया आपका। सना मिर्जा साहबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया सना फॉर योर टाइम। अंबर शमसी साहबा का साथ हासिल था, थैंक यू सो मच अंबर। और डॉक्टर इरफान अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनी तौर पर इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए मुल्की मफाद में फैसले करना इंतहाई नागुज़ीर हो चुका है। नाज़रीन, इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।